हेलो एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर हमारी क्लास 11th हिस्ट्री का। और फोर्थ चैप्टर का नाम है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। अब देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे रोमन एम्पायर जो थी अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स जो थी वो डाइवर्सिफाई हो चुकी थी। बट उसका जो धीरे धीरे इम्पैक्ट था वो कम होना शुरू हो गया था, फ्रेगमेंट होनी वो शुरू हो गई थी, टूटनी शुरू हो गई थी। और उसी बीच राइज होता है किसका? इस्लाम का। अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो 1 बिलियन से भी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं जो ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं। वो सिटीजन्स हैं डिफरेंट नेशन के, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं। और उनके कुछ जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, प्लस जो उनका रहन सहन का तरीका है वो भी वेरी करता है। अब जो प्रोसेस रहता है जिससे वो मुस्लिम्स बने थे, वो सारे प्रोसेस भी वेरी करते हैं। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से मे बी वो शायद मुस्लिम बने हों। अगर हम इस्लामिक कम्युनिटी की बात करें तो उसका जो पास्ट है, जो एक कॉमन पास्ट है, वो ये है कि लगभग 1400 साल पहले, 1400 ईयर्स अगो, अरेबिक पेनिनसुला में इस चीज़ की जो थी शुरुआत हुई थी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस्लाम का राइज हुआ था और ये एक्सपैंड हुई थी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जो कि इजिप्ट से लेकर अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। अब जो कोर एरिया है इस्लामिक सिविलाइजेशन के, 600 से 1200 तक की अगर हम बात करें, तो इन सेंचुरी में जो इस्लामिक सोसाइटी थी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, लाइक पॉलिटिकल पैटर्न, कल्चरल पैटर्न, किस तरीके से चीज़ें बेटर होनी शुरू होती हैं। अब जो टर्म इस्लामिक है वो यहाँ पे प्योरली रिलीजियस सेंस में यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे इस्लाम सिर्फ एक रिलीजियन को नहीं बता रहा है, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी को बता रहा है। और ये एक ऐसी सोसाइटी है जो जहाँ पे सब कुछ जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? रिलीजियन से। पर है ये क्या है? सोसाइटी। अब जब और कैसी सोसाइटी? जहाँ पे मुस्लिम्स और जो उनके फेथ थे उनको सोशली डोमिनेंट रखा गया, रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ ठीक है, ये भी एक कम्युनिटी है, इसको हम आज सोशली एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, जो मुस्लिम पार्ट्स हैं उनका। सो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी जहाँ पे स्प्रेड हुई थी, वहाँ ऐसा नहीं था नॉन मुस्लिम्स नहीं थे, वो भी थे। वो वहाँ पे कैसे रहते थे? जैसे क्रिश्चियंस की सोसाइटी में ज्यूज वगैरह जो थे वो रहा करते थे। अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री को लेके इस्लामिक लैंड्स में, कहाँ से 600 से लेके 1200 तक, वो बेस्ड है किन चीज़ पे? वो बेस्ड है क्रॉनिकल्स पे या फिर तवारीख पे, जो क्या नरेट करती है कि सारी चीज़ें जो थी किस किस टाइम में हुई है। अब इसके अंदर बायोग्राफीज आती हैं जिनको सिरा बोलते हैं, और जो सेइंग्स या डूइंग्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट वगैरह जो थे उन्होंने क्या क्या कहा था। उसके अलावा जो कुरान ताफसीर है उन्होंने क्या कहा, कह रखा है। तो इन सबको मिला के हम एक इस्लामिक हिस्ट्री तक पहुंचते हैं। जो मटेरियल है जहाँ पे ये जो वर्क है वो प्रोड्यूस हुआ है, वो एक तरीके से लार्ज कलेक्शन है किसका? आई विटनेस रिपोर्ट्स का, अखबार। जो आई विटनेस थे उन्होंने जो सारी चीज़ें बताई थी, और उन्होंने एक एक करके ये सारी चीज़ें ट्रांसमिट करी थी, या तो ओरली या तो कहीं लिख के, कहीं ये सब चीज़ें बयान करके। और बहुत सारी जगहों पे इनका टेस्ट हुआ है। और कैसे सब चीज़ें, जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन थी वो एक जगह से दूसरी जगह पे गई है। अब क्या होता है कि जो मेथड था वो फुल प्रूफ नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये बताने का मेथड फुल प्रूफ है, लेकिन जो मुस्लिम राइटिंग्स है ना, वो बहुत ही केयरफुल थे अपनी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग को सेलेक्ट करने में, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ वो चीज़ें लिखी जो हुई थी, और जो जजमेंट का टास्क है उन्होंने क्या करा? रीडर्स पे छोड़ दिया कि आप इन सारी चीज़ों को रीड करके अंडरस्टैंड करो कि आप क्या समझते हो। तो उनके डिस्क्रिप्शन को हम मोर सिस्टमैटिक, मोर एनालिटिकल और लेस ऑफ कलेक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बस जो सुना वो लिख दिया। कलेक्शन से ज़्यादा एक तरीके से एनालिटिकल स्किल्स थी इनकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे जो हिस्टोरिकल वर्क्स हैं वो किस में है? अरेबिक लैंग्वेज में है। जो बेस्ट थिंग है, जो तारीख और तबारी है, वो क्या है? उसको इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट किया गया था, और उसके कितने वॉल्यूम्स बनाए गए थे? 38 वॉल्यूम्स बनाए गए थे। जो पर्शियन क्रॉनिकल्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में लिखा था कि जो
सारी चीज़ें डिटेलिंग है कि ईरान में ये चीज़ कैसे फैली, सेंट्रल एशिया में कैसे एक्सपैंड होता है। उसके अलावा क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स में भी लिखा था, बट वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी? अरेमिक लैंग्वेज। अरेमिक लैंग्वेज कौन सी थी? ऐसी लैंग्वेज है जो हार्बरी और अरेबिक को मिला के कुछ बनते हैं, जो मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी इसी लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। एंड फ्यूअर बट दे थ्रो इंटरेस्टिंग लाइट ऑन हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम। जो क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बट फिर भी इस्लाम की हिस्ट्री पे वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब क्रॉनिकल्स के बाद हमें क्या क्या मिलता है? हमें लीगल टेक्स्ट मिलते हैं, जोग्राफीज मिलती है, लोगों के ट्रैवल लॉग्स मिलते हैं, उनका लिटरेरी वर्क मिलता है जैसे कि स्टोरीज हो गया या पोएम्स हो गया। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमको बहुत सारी इन चीज़ों के मिले हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास कहाँ से आते हैं? ग्रीक या अरेबिक पपायरी से आते हैं, और पपायरीज वो भी कौन सी? जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को बयां कर रही है। उसके अलावा जेनीजा रिकॉर्ड से हमें कुछ चीज़ें मिलती है, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से मिलते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन से मिलते हैं, एपिग्राफी यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, और जो आर्ट हिस्ट्री हो गया या उसके अलावा लाइब्रेरीज वगैरह हो गई, नेम्स, डेट्स, इन सब से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। अगर हम प्रॉपर हिस्ट्रीज की बात करें, जो इस्लाम की सच में प्रॉपर हिस्ट्री है, वो कहाँ से बिगिन हुई थी? वो 19th सेंचुरी से लिखी गई थी। किसने लिखी थी? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने। जर्मनी और नेदरलैंड के जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे, उन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू किया था। अब जो कॉलोनियल इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में, उन्होंने क्या करा कि एनकरेज कर दिया ब्रिटिश और फ्रेंच रिसर्चर्स को। अब कॉलोनियल इंटरेस्ट इन द सेंस कि जो ब्रिटिश था उस टाइम पे एक्सपेंशन का काम कर रहा था कि सब कंट्री पे रूल करेंगे। अब किसी कंट्री पे रूल करना है तो वहाँ के रिलीजियन को, वहाँ की सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उन्होंने इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसी थी जो इस्लामिक सोसाइटी थी। तो उन्होंने उस चीज़ को खूब क्या करा, स्टडी किया। उसके अलावा जो अदर क्रिश्चियन से, उन्होंने क्यों स्टडी किया? क्योंकि उनका बेसिक जो मोटो था ना, वो ये था कि वो इस्लाम को क्रिश्चियनिटी से कंपेयर करेंगे कि कहाँ कितना सच है, कहाँ कितना झूठ है, कौन कितना बेटर है। क्योंकि बहुत पहले से ही ये रहा है कि एक रिलीजन ना चाहते हुए भी दूसरे रिलीजन को से अपने आप को कंपेयर करता है, और वो कोशिश क्या करते हैं कि अपने बेटर पॉइंट्स जो हैं वो सोसाइटी के सामने लेके आए। दैट्स द मैटर ऑफ फैक्ट बिटवीन द रिलीजन्स। तो पहले भी ये सारी चीज़ें जो थी काफ़ी फेमस थी। अगर हम बात करें इग्नास गोल्डज़ियर और हंगेरियन ज्यू, जिन्होंने इस्लामिक कॉलेज में पढ़ाई करी थी, उन्होंने ये इस्लामिक लॉ है या थियोलॉजी है, उसमें बहुत बढ़िया रिसर्च करी है इन्होंने। तो उनकी भी कुछ रिसर्च जो है इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। 20th सेंचुरी हिस्टोरियंस की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे जो इंटरेस्ट या मेथड से ओरिएंटलिस्ट के, यानी कि आप ये देखिए, उन्होंने रियल में कुछ चीज़ नहीं देखी थी, जो चीज़ पहले से ही बनी हुई आ रही थी, जो एक धारणा, जो एक माइंड जो था सेट आपका कहीं पर था, उस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा कंटिन्यू कर दिया था। और जो मॉडर्न आपका इस्लाम है, वो जो मॉडर्न इस्लाम की स्टडीज़ है, वो ज़्यादा बेटर क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने इस रिलीजन को इकोनॉमी से, एंथ्रोपोलॉजी से, स्टैटिस्टिक्स से, इन सब से भी जोड़ के दिखाने की कोशिश करी थी कि इन सब से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। अब जो ये मेन टॉपिक है चैप्टर का, वो क्या कह रहा है कि जो इस्लाम राइज होता है अरेबिया में, वो कैसा होता है, उनकी फेथ, कम्युनिटी, जो पॉलिटिक्स हैं, वो किस तरीके से होती हैं। सो इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, उन्होंने इस्लाम की स्टार्टिंग करवाई। अब इस्लाम वॉज नॉट अ रिलीजन इन द स्टार्टिंग में ये कोई रिलीजन नहीं था। इट वॉज जस्ट अ बिलीफ इन द सेंस कि बहुत सारे लोग थे जो काफ़ी परेशान थे। अब काफ़ी परेशान वो क्रिश्चियनिटी से हो सकते हैं, अपनी लाइफ से हो सकते हैं, खाना ना मिलने की वजह से हो सकते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, उनका मेन क्या मुद्दा था कि इन सब लोगों को जोड़ के एक बेटर लाइफ दी जाए, ताकि ये अपने लिए थोड़ा अच्छा कर सके, और जो भगवान ने, जो अल्लाह ने इनको लाइफ दी है, उस लाइफ का वो सही से यूज़ कर सकें, ताकि जब जो जिस दिन जजमेंट का डे आए, उस दिन इनकी आंखों में चमक हो कि हाँ, जो खुदा ने हमको ज़िंदगी दी थी, उस ज़िंदगी का हमने नाश नहीं किया, हमने कुछ अच्छा ही किया है। तो इन्होंने क्या करा था कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे ना,
उनको जोड़ने की कोशिश करी थी। लाइक एक गांव है, वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में मानता है, उस रिलीजन की पूजा कर रहा है, प्लस उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, तो उस गांव को उन्होंने इंक्लूड कर लिया। प्लस कोई और दूसरा गांव है, वो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि है तो वो इस्लामिक ही, बट उनके जो गॉड्स के बाइफिकेशन थे वो अलग अलग थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया कि उन्होंने प्रीच किया कि देयर इज ओनली वन गॉड, जो पूरी दुनिया है ना उसमें सिर्फ एक ही भगवान होता है, और उसी भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने जो ये गॉड है उनको किस नाम से बुलाया था? उन्होंने इन्हें अल्लाह के नाम से बुलाया था, कि जो सब है ना ये कौन है? ये अल्लाह है, और हमें एक साथ मिलके इन्हीं को पूजना चाहिए, इन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। तो उनका क्या मानना था कि जो लोग हैं वो एक साथ जुड़े और सही काम की तरफ जाएं। तो उससे एक रिलेटेड एक छोटी सी लाइन्स है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, कि जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुए। what does that mean? It means that we get a life, and this life we have to return to the god, because ये life उन्होंने हमको कुछ करने के लिए दिया था, as he had given to us that इससे हम कुछ अच्छा फायदा कर सके लोगों का। so अब कोई भी पॉइंट नहीं होता है भगवान को वो चीज वापस करने का जो उन्होंने आपको दी है, अगर आपने उस चीज का सही से इस्तेमाल नहीं किया है। सो आवर जॉब वॉज टू रिटर्न द फेवर ऑफ लॉर्ड बाय डूइंग गुड डीड्स। तो जो मेन इंट्रो है वो ये है इस चैप्टर का, इस्लाम का, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड, उसका स्टोरी, और उधर जो थीम यूज हो रही है ना वो पढ़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेन चैप्टर जो है हम इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में। So thank you so much. Meet you all in my next video. If there is any confusion, any query, you can ask me in my comment box. I will try to answer each and every query as soon as possible. So thank you so much.